हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग नया सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे जाके देख सकते हैं। अच्छा, बीच में कुछ गैप हो गया ड्यू टू सम रीजन। आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि क्लासेस कंटिन्यू रहे। देखो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, पहला पार्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के बारे में, जिसमें मैं बोला था रॉ वाटर के बारे में स्टडी करते हैं। तो उसमें हम लोग हेडिंग पढ़ रहे थे कि क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में। वाटर की क्वालिटी को हम लोग डिफरेंट पैरामीटर से स्टडी करते थे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो जो 2 पॉइंट्स है शुरू के, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, वो कंप्लीट हो चुका है। और थर्ड जो पॉइंट था वो था आपका बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, या फिर जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। तो वाटर की इस कैरेक्टर के बारे में, इस गुण के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग स्टडी किसके बारे में करते हैं कि जो वाटर में प्रेजेंस बैक्टीरिया है, वायरस है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, इसी के बारे में हमको स्टडी करना है। तो बैक्टीरिया हम लोग हेडिंग डाल लिए। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा गया है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल्ड मतलब पढ़े होंगे ना बचपन में कि एक कोशिकीय होता है। हिंदी में अगर पढ़े होंगे जो, वो क्या पढ़ते हैं? एक कोशिकीय जीव होता है करके पढ़ते हैं ना, बैक्टीरिया। तो वही है। अब इसका बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन देखते हैं। नॉन पैथोजेनिक हो सकता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया देखो समझते चलना ना। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है? ऐसा बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल नहीं होता, मतलब हार्मलेस होता है, हमारे लिए कोई हानिकारक नहीं होता, उसे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ई कोली बैक्टीरिया, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एस्केरिचिया, एस्केरिचिया कोलीफॉर्म। ऐसा करके देख लेना इसके स्पेलिंग, एस्केरिचिया कोलीफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। जबकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होगा? हार्मफुल होगा। और इस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है? वाटर बोर्न डिजीज होते हैं। ठीक है, वाटर के कारण जो डिजीज होते हैं वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये हार्मफुल होते हैं एंड कॉजेज वाटर बोर्न डिजीज। नोट में आपको लिखा है कि ई कोली बैक्टीरिया एक इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ई कोली बैक्टीरिया इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म है। मतलब किस चीज को इंडिकेट करता है? वो पैथोजेन को इंडिकेट करता है। मतलब कि किसी भी पानी में ई कोली बैक्टीरिया प्रेजेंस है तो आप लोग क्या बोलोगे कि पानी पैथोजेनिक है, यानी कि उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंस है, मतलब पानी पीने योग्य नहीं है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। याद रखना, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूंगा कि पानी पैथोजेनिक है या फिर पानी प्रदूषित है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ई कोली बैक्टीरिया प्रेजेंस है। समझ में आया? अगर मैं पैथोजेनिक बोलूंगा, प्रदूषित पानी बोलूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ई कोली बैक्टीरिया प्रेजेंस है। लेकिन इसका उल्टा सही होगा। इसका उल्टा क्या होता है कि ई कोली अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इंडिकेट कर रहा है, तो ई कोली क्या चीज को इंडिकेट करता है? अगर ई कोली बैक्टीरिया प्रेजेंस है तो क्या चीज को इंडिकेट करता है कि पैथोजेनिक पानी है, यानी कि पैथोजेनिक है पानी, या फिर क्या बोल सकते हैं, उसमें पैथोजेंस प्रेजेंस है, ये बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इस यहीं पर कंफ्यूज होते हैं हम लोग, इसीलिए मैं इसको 10 बार बोल रहा हूँ, है ना। तो इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा, और ये जो लिखा है नोट में वो ट्रू होगा। इस चीज को लिख लेना। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। बैक्टीरिया का ही क्लासिफिकेशन चल रहा है। पहले हम लोग पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में क्लासिफाई किए, अभी हम लोग उसको शेप के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो उतना ये पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, याद रखना। तो इसलिए याद रखना कि 3 प्रकार से हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं शेप के अकॉर्डिंग। कोकी बैक्टीरिया होता है, बेसिली एंड स्पाइरेला बैक्टीरिया होता है। कोकी बैक्टीरिया स्फीयर शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का, और जबकि बेसिली जो होता है रॉड शेप का होता है, और जबकि स्पाइरेला कौन से शेप का होता है? तो ट्विस्टेड रॉड शेप का होता है। ठीक है ना, ट्विस्टेड रॉड को ट्विस्ट कर दो, वही वाला शेप। ठीक है, इमेजिन कर लिए ना, तो ट्विस्टेड रॉड शेप का होता है। समझ में आ गया? एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले कोकी बैक्टीरिया था, उसके बाद फिर बेसिली बैक्टीरिया, फिर स्पाइरेला बैक्टीरिया, है ना। तो कोकी बैक्टीरिया स्फेरिकल स्फेरिकल शेप का होगा, और जबकि बेसिली बैक्टीरिया रॉड शेप का होगा, और जबकि स्पाइरेला बैक्टीरिया कौन से शेप का होगा? ट्विस्टेड रॉड शेप का होगा। फिर फर्दर क्लासिफाई करेंगे बैक्टीरिया को लिविंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, लिविंग कंडीशंस मतलब कि बैक्टीरिया किस प्रकार से कहाँ रह सकते हैं, मतलब उनका लिविंग कंडीशन ना, उसी के हिसाब से क्लासिफाई किए हैं। तो इसको भी 3 प्रकार से, एरोबिक, एनारोबिक और फेक्यूलेटिव बैक्टीरिया के हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो
एरोबिक बैक्टीरिया कैसा बैक्टीरिया होगा जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव कर पाएगा, मतलब ऑक्सीजन रहेगा तभी सरवाइव कर पाएगा, तो एरोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा। ये सब तो आप लोग पहले से पढ़ भी चुके होंगे, ये आसान सा चीज है, आप लोग जान भी रहे होंगे कि एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है कि एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर सरवाइव कर सकता है तो उसको एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है। और फैक्युलेटिव बैक्टीरिया क्या होता है कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सरवाइव कर सकता है, प्रेजेंस में भी एब्सेंस में भी ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। ठीक है ना। और रिएक्शन अगर बोलोगे एरोबिक रिएक्शन क्या होता है, तो एरोबिक रिएक्शन में एरोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे, एनारोबिक रिएक्शन में एनारोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, वही चीज है। ठीक है। और फैकुलेटिव रिएक्शन क्या होता है, तो उसमें आपके ऐसे बैक्टीरिया काम करते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस एब्सेंस दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट टू मेजर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है ना। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ऊपर हम पढ़े ना, ई कोली बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल था, तो ई कोली बैक्टीरिया जो था नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल था। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया को मेजर कैसे कर सकते हैं। तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं उसको हम लोग को 4 प्रकार से मेजर करने का तरीका है। ठीक है। इसको आगे और अच्छे से समझाऊंगा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया और क्या क्या होते हैं। अभी बस इतना समझ लो, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं उनको डिटरमाइन करने का क्या क्या तरीका होता है। तो पहला जो दिख रहा है आपको टोटल काउंट मेथड, जिसमें हम लोग किसका काउंट करते हैं, ऑगर प्लेट का, तो ऑगर प्लेट काउंट टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। टोटल काउंट टेस्ट या फिर ऑगर प्लेट काउंट टेस्ट, उसके बाद होता है इकोली टेस्ट, उसके बाद होता है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, और उसके बाद होता है एमपीएन मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेक्निक। ठीक है। फिर से रिवीजन कर दूं, टोटल काउंट जिसमें ऑगर प्लेट काउंट टेस्ट होता है, फिर इकोली टेस्ट होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक होता है, एमपीएन टेस्ट होता है जिसको मोस्ट प्रोबेबल नंबर बोलते हैं, एमपीएन को मोस्ट प्रोबेबल नंबर बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। उसके बाद देखते हैं टोटल काउंट टेस्ट। पहला क्या हो गया, टोटल काउंट टेस्ट। अब इस टोटल काउंट टेस्ट में क्या करते हैं, बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो टोटल काउंट होता है वो 1 होता है। टोटल काउंट 1 पर 100 मिलीलीटर होता है। पर 100 मिलीलीटर वाटर में 1 जो होता है वो टोटल काउंट होता है। टोटल काउंट किस चीज का, तो वही ऑगर प्लेट का मतलब 1 होना चाहिए पर 100 मिलीलीटर में। ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ही काम का है, तो इतना ही याद रखो। टोटल काउंट टेस्ट में जो टोटल काउंट होता है वो 1 होता है पर 100 ml। उसके बाद देखते हैं ई कोली टेस्ट। ई कोली टेस्ट के अंतर्गत में 3 टेस्ट होंगे, प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है, कंफर्म टेस्ट होता है एंड कंप्लीटेड टेस्ट होता है। इसको याद रखना, प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है, कंफर्म टेस्ट होता है और कंप्लीटेड, तीनों टेस्ट होते हैं, याद रखना ई कोली टेस्ट के अंतर्गत में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होता है ना हिंदी में, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक मतलब फिल्टर करेंगे मेम्ब्रेन के हेल्प से। तो इस मेम्ब्रेन का नाम याद रखना, मतलब कौन सा मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में हम लोग स्टेराइल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, स्टेराइल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, और जिसका साइज कितना होता है, तो 5 to 10 मिली माइक्रोन होता है, बहुत छोटा होता है, मिली माइक्रोन, 5 to 10 मिली माइक्रोन जो होता है उसके पोर का साइज होता है। ठीक है। कौन सा मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, तो स्टेराइल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। एमपीएन मेथड आते हैं। एमपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर, यही होता था ना, हाँ, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर में पहला पॉइंट क्या दिख रहा है कि इट इज बैक्टीरियल डेंसिटी विच इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट इन वाटर, मतलब इसमें हम लोग बैक्टीरिया के डेंसिटी को काउंट करते हैं। ठीक है ना। बैक्टीरिया का डेंसिटी हम लोग को पता करते हैं। ठीक है। और उसी के बेस पे हम लोग पता कर पाते हैं कि प्रेजेंस इन वाटर, मतलब वाटर में कितने बैक्टीरिया प्रेजेंस है। तो वही चीज है कि इट इज बैक्टीरियल डेंसिटी विच इज मोस्ट लाइकली टू प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखना कि बैक्टीरियल डेंसिटी काउंट करते हैं एमपीएन मेथड में। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट याद रखना कि डिटरमाइन एमपीएन कंफर्म्ड और कंप्लीटेड टेस्ट रिजल्ट आर रिक्वायर्ड, मतलब ये है कि एमपीएन मेथड में हम लोग को कंफर्म्ड टेस्ट और कंप्लीटेड टेस्ट, 2 टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे ऊपर में इकोली टेस्ट था ना, इकोली टेस्ट में 3 टेस्ट परफॉर्म करने पड़ रहे थे, प्रिजम्पटिव, कंफर्म्ड एंड कंप्लीटेड, तीनों टेस्ट, जबकि एमपीएन में 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वो 2 क्या है, प्रिजम्पटिव को छोड़ देना, तो कंफर्म्ड और कंप्लीटेड टेस्ट हम लोग परफॉर्म करते हैं, या फिर उसका रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है एमपीएन टेस्ट के लिए। ठीक है। परमिसिबल लिमिट एमपीएन का कितना होता है, नील या फिर 0 एमपीएन उसका परमिसिबल लिमिट होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं
माइक्रो ऑर्गेनिक प्लांट्स, ठीक है। माइक्रो मतलब तो समझ गए ना, बहुत छोटे छोटे कुछ प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स क्या इफेक्ट करते हैं हमारे वाटर में, ठीक है, उसको देखेंगे। तो दीज आर दी टाइनी प्लांट्स लिखा है। टाइनी प्लांट्स मतलब जैसे आपका एल्गी हो गया, मॉस हो गया, फर्न, लाइकेन मतलब की काई, ठीक है ना। तो वही सब क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स है, मतलब हरे हरे देखे होगे ना जमीन में, वही सब चीज क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिक प्लांट्स होते हैं। इनमें जड़, तना ये सब नहीं पाया जाता है ना। तो वही चीज है, इसका एग्जांपल एल्गी हो गया, प्लांक्टन हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया। दे कॉजेज बेड टेस्ट, अगर ये पानी में आ जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, बेड टेस्ट होगा, ओडर होगा, मतलब दुर्गंध, गंध, ठीक है ना। तो ये बेड टेस्ट, ओडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इफिशियंसी ऑफ फिल्टर को भी इफेक्ट करता है। जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा तो वो फिल्टर में फंस जाएगा ना ये सब चीज, तो वही चीज बोल रहा है कि इफिशियंसी को भी इफेक्ट करता है। और लास्ट पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछता है कि एल्गी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो लिखा है कि कॉपर सल्फेट टेस्ट का परफॉर्म करते हैं, या फिर कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट केमिकल, ये केमिकल है, तो केमिकल इज मिक्स्ड इन वाटर टू कंट्रोल द एल्गी। कॉपर सल्फेट केमिकल का यूज करते हैं एल्गी को कंट्रोल करने के लिए, इस पॉइंट को याद रखना। आगे देखते हैं अब वाटर बोर्न डिजीज, ठीक है ना। वाटर के कारण, वाटर से उत्पन्न कौन कौन से डिजीज होते हैं, ठीक है। तो वाटर से जो उत्पन्न डिजीज है वो बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ, तीनों के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज देखते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो वाटर बोर्न डिजीज होते हैं, उनके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, TBCD। एक्चुअली हम लोग ABCD लिखते हैं ना, ABCD में तो शुरू में ए को काट के क्या लिख देना, टी लिख देना, तो क्या बन जाएगा ये TBCD। इतना तो याद रख सकते हो। अब टी से क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा, बेसिलरी डाइसेंट्री हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा, तो कलेरा हो जाएगा। और डी से क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, ठीक है। तो टाइफाइड फीवर को हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, टाइफाइड को टाइफाइड ही बोलते हैं। बेसिलरी डाइसेंट्री मतलब बैक्टीरिया के कारण होने वाला जो पेचिस होता है, ठीक है ना। तो डाइसेंट्री मतलब पेचिस, कलेरा मतलब हैजा होता है, और डायरिया मतलब डायरिया होता है, ठीक है। तो ये सब डिजीज होते हैं। तो याद हो गया, TBCD, टाइफाइड, बेसिलरी डाइसेंट्री, कलेरा एंड डायरिया। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण हमको याद रख सकते हैं, इधर कोड दिख रहा होगा राइट में, HP गैस, ठीक है। HP गैस वही हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाला, तो HP गैस हो गया, है ना। हमारे घरों में आता है सिलेंडर ना, ठीक है। तो HP गैस। अब देखो, ये जो HP गैस है, इसमें एच का मतलब होगा हेपेटाइटिस। एच का मतलब क्या बोलोगे, हेपेटाइटिस बोलोगे। पी का मतलब क्या बोलोगे, पोलियोमाइलाइटिस। और गैस, गैस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गैस्ट्रियोनट्राइटिस, गैस्ट्रियोनट्राइटिस, ओके। तो एच का फिर से बोल दो, हेपेटाइटिस। और पी का होता है पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस वही पोलियो, पोलियोमाइलाइटिस और गैस्ट्रियोनटाइटिस। तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रख सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन, ये वाटर बोर्न डिजीज है। एक्चुअली में बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो वाटर बोर्न डिजीज है बैक्टीरिया के कारण, जो वाटर बोर्न डिजीज है वायरस के कारण, और जो वाटर बोर्न डिजीज है प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है ना। तो वायरस के कारण समझ में आ गया, हेपेटाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, गैस्ट्रियोनटाइटिस। उसके बाद देखते हैं प्रोटोजोआ के कारण जो होता है वो अमोइबिक डाइसेंट्री होता है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर बेसिलरी डाइसेंट्री की बात करेंगे तो वो बैक्टीरिया के कारण होता है, एमोइबिक डाइसेंट्री की बात करेंगे तो वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। लास्ट में नोट आपको लिखा है कि प्रोटोजोआ इज यूनिसेल्युलर एनिमल। बैक्टीरिया क्या होता था, वो सिंगल सेल होता था, जबकि ये यूनिसेल्युलर होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, ठीक है ना, अनेक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, आगे देखें, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ा चालू हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ये अब नया यूनिट चालू हो गया आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, ठीक है ना। तो वाटर का ट्रीटमेंट का तो सबसे पहले आप स्टेप ही याद रखें कि सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग के बाद फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन होगा। प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बाद एरेशन होगा। एरेशन के बाद फिर कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड देन सेडिमेंटेशन। ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन है, ऊपर वाला प्राइमरी था।
उसके बाद फिल्ट्रेशन एंड देन डिसइंफेक्शन। अच्छा, यहाँ पर प्राइमरी सेडिमेंटेशन को मैं प्लेन सेडिमेंटेशन लिख सकता हूँ, तो ये प्लेन सेडिमेंटेशन हो जाएगा। और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन जो दिख रहा है वो एक्चुअली में यहाँ पर सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन होता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन प्लेन सेडिमेंटेशन ना होके सेडिमेंटेशन के साथ हम लोग कोगुलेशन का भी यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली में ये तीनों प्रोसेस मिलके एक स्टेप मान सकते हो, या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको लिख दिए कि सेडिमेंटेशन विथ क्या हो जाएगा, ये सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन बोलते हैं। और उसके बाद फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्शन स्टेप याद हो गया। तो एक एक करके स्टेप को हम लोग करेंगे स्टडी। आज हम लोग स्टडी क्या क्या करेंगे उसको बता देता हूँ। पहला जो स्टेप है स्क्रीनिंग, उसको स्टडी करेंगे। सेकेंड स्टेप जो है प्राइमरी सेडिमेंटेशन, उसको स्टडी करेंगे। और प्राइमरी और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन सेम ही होगा, तो सेकेंडरी और प्राइमरी में जो थोड़ा बहुत अंतर होगा उसको स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से दूसरा और छठवां स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा आज। और बीच का जो ये क्या है, एरेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, वैसे तो मैं बोला कि कोगुलेशन फ्लोकुलेशन सेकेंडरी के साथ ही आता है, लेकिन ये अलग से टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कोगुलेशन क्या होता है, फ्लोकुलेशन क्या होता है, एरेशन क्या होता है। तो ये तीन टॉपिक जो है ना बीच का, तीसरा, चौथा और पांचवा, उसको कल करेंगे डिस्कस। समझ में आ गया आज क्या करने वाले हैं। तो स्क्रीनिंग बहुत ईजी है। स्क्रीनिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का स्क्रीनिंग करना मतलब जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उसको उससे रिमूव कर देना। तो वही चीज है स्क्रीनिंग मतलब होता है, इट इज यूज टू रिमूव द हेवियर एंड बिग इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन, प्लांट्स, प्लास्टिक। मतलब इतने बड़े होते हैं जिसको हम लोग नॉर्मली हाथ से यानी मैनुअली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर छान के रिमूव कर सकते हैं छन्नी से। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। स्क्रीनिंग भी दो प्रकार का हो सकता है, एक कोर्स स्क्रीनिंग एंड फाइन स्क्रीनिंग। कोर्स स्क्रीनिंग मतलब वही बहुत बड़े बड़े पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल अब तैरते हुए भी हो सकते हैं, नीचे बैठे हुए भी हो सकते हैं। जो तैरते हुए है जैसे लकड़ी हो गया, तो उसको हम लोग नॉर्मली उठा के नहीं अलग कर सकते, वही है कोर्स स्क्रीनिंग। फाइन स्क्रीनिंग में हम लोग छन्नी की हेल्प से स्क्रीनिंग करते हैं। तो जनरली कोर्स स्क्रीनिंग आर यूज टू अवॉइड द चोकिंग इन पाइप। तो पाइप में चोकिंग को अवॉइड करने के लिए कोर्स स्क्रीनिंग किया जाता है। और स्क्रीनिंग आर जनरली इंक्लाइंड एट 45 टू, तो स्क्रीनिंग के लिए जो हम लोग छन्नी का यूज करते हैं वो सीधा मतलब कि परपेंडिकुलर ना होके वो कुछ इंक्लाइंड होता है, 45 टू 60 डिग्री में इंक्लाइन होता है। इंक्लाइन होने का पर्पस ये होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसके कारण जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो इसलिए बोल रहा है कि स्क्रीनिंग आर जनरली इंक्लाइंड एट 45 टू 60 डिग्री सेल्सियस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड फ्लो एरिया, ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद देखते हैं सेकंड स्टेप में आ गए, स्क्रीनिंग खत्म हो गया। सेकंड स्टेप है प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन मैं बोला प्लेन सेडिमेंटेशन, और जो छठवां स्टेप था फिर से दिखा देता हूँ ऊपर में। छठवां स्टेप क्या था, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, दोनों में सेम है, जो अंतर होगा उसको मैं बताते जाऊंगा, ठीक है, उसको लिखते जाना आप लोग। प्लेन सेडिमेंटेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस द रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ये प्लेन सेडिमेंटेशन के केस में है। लेकिन इसी को मैं अगर मैं बात करूंगा सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन या फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन की बात करूंगा, तो उसमें हम लोग केवल ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। याद रखना, इस पॉइंट को लिख लेना कहीं पर। तो फाइन ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल ऐसा लिख लेना कि फाइन ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल या फिर ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव किया जाता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन से। जबकि यहाँ पर प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बारे में लिखा गया है कि यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। अब वो सस्पेंडेड पार्टिकल सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। पहचानने का तरीका ये है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं कि इनऑर्गेनिक पार्टिकल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्टिकल आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं सॉइल में क्या होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 2.65 टू 2.8 तक वेरी कर रही है, तो इनऑर्गेनिक की इतनी वेरी करती है, जबकि ऑर्गेनिक जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 टू 1.8 वेरी करती है, ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि सेटलमेंट या फिर सेटलिंग वेलोसिटी। देखो सेटलमेंट मतलब क्या चीज का सेटलमेंट, पानी में जो पार्टिकल प्रेजेंस है, ठीक है ना, पानी में जो पार्टिकल प्रेजेंस है उसको हमको रिमूव करना है, तभी ना पानी हमारा क्या होगा, साफ होगा। तो पानी में जो प्रेजेंस पार्टिकल है प्राइमरी सेडिमेंटेशन में, ठीक है, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे नीचे बैठेंगे, ठीक है ना, वो पार्टिकल जो है धीरे धीरे नीचे बैठेंगे, उसी को सेटलमेंट बोलेंगे। पानी में प्रेजेंस पार्टिकल का नीचे बैठना ही क्या कहलाता है, सेटलमेंट कहलाता है। और जितने स्पीड से सेटल हो रहा है उसी को सेटलिंग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नोट में इसलिए आपको ये ऐसे ही बता लोगे आप लोग कि पहला पॉइंट लिखा गया है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर ज्यादा है, पानी का जो फ्लो है वो तेज है, ठीक है, तो सेटलमेंट फास्ट होगा कि स्लो होगा, सेटलमेंट स्लो होगा ना भाई, सेटलमेंट में इफेक्ट करेगा वो पानी का
फ्लो जब ज्यादा है तो पानी के पार्टिकल क्या होंगे, वो भी फ्लो करेंगे, वो मतलब कि रैपिडली अवस्था में होंगे ना, स्थिर अवस्था में नहीं होंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, वो सेटल देर से होगा। या फिर बोल सकते हैं जो बड़े पार्टिकल है वो तो सेटल हो जाएंगे लेकिन छोटे पार्टिकल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लो अगर ज्यादा होगा तो सेटलमेंट लेस होगा। और उसके बाद बोल रहा है कि विस्कोसिटी सॉरी, विस्कोसिटी अगर फ्लूइड की कम होगी या फिर ज्यादा होगी, विस्कोसिटी अगर फ्लूइड की ज्यादा होगी तो भी सेटलमेंट क्या होगा, स्लो होगा। अब सोच के देखो कि पानी में जो पार्टिकल है या फिर पानी में मैं एक पत्थर डाल देता हूँ तो वो जल्दी सेटल होगा। वहीं पर अगर मैं शहद लेता हूँ, ठीक है ना, हनी, हनी में अगर मैं पत्थर डालूंगा, सेम पत्थर, तो वो क्या होगा, देर में सेटल होगा। तो वही चीज है ना, विस्कोसिटी मतलब पहले से आप लोग जान चुके हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी बोलते हैं, कई बार बता चुका हूँ। तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर ज्यादा होगा तो सेटलमेंट क्या होगा, स्लो होगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर, मैं बताया था कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पानी की विस्कोसिटी कम मतलब सेटलमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। उसके बाद साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो ये तो एकदम सिंपल है, सेटलमेंट क्या होगा, फास्ट होगा, साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा होगा तो। उसके बाद फिर आपको ये रिलेशन भी याद रखना है, ठीक है ना। सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला आगे देखेंगे तो समझ में आएगा, ये रिलेशन वहीं से समझ में आएगा। अभी रिलेशन बस याद रख लेना कि सेटलिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल साइज। डी जो है पार्टिकल का साइज का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो डी पार्टिकल साइज है और उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेटलिंग वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला हेडिंग वही हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ सेटलिंग वेलोसिटी। वैसे तो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेटलिंग वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग फिर भी देखेंगे, गेट के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स, स्टोक्स ही बताया है कि सेटलिंग वेलोसिटी कैसे निकलता है, लेकिन उसने कुछ एजम्पशन भी दिया है अपने फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो वो एजम्पशंस क्या है कि पार्टिकल जो है होगा स्फेरिकल नेचर का होगा बोला, ठीक है ना। पार्टिकल को स्फेरिकल मानता है, मीडियम को इनफाइनाइट मानता है। मीडियम इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है ये सब सोम में स्टडी करेंगे, ठीक है। साइड फ्रिक्शन निगलेक्ट मतलब जो साइड फ्रिक्शन होता है, साइड में जो फ्रिक्शन उसको निगलेक्टेड मानता है। एंड पार्टिकल अचीव्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब सेटलिंग वेलोसिटी को वो वेलोसिटी मान रहा है कि सेटलिंग वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा बोल रहा है, मतलब पार्टिकल अचीव्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट रेट से ही सेटल हो रहा है, ये बोल रहा है ये। ठीक है, तो पार्टिकल अचीव्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी नोन एज सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है ना। ये सब ये एज्यूम कर रहा है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखते हैं, अच्छा एक और एजम्पशन बोल सकते हो कि लेमिनार फ्लो के लिए ही स्टोक जो है वो फॉर्मूला दिया है। लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स का टर्म है। तो लेमिनार फ्लो जिसमें रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा। रेनॉल्ड नंबर भी फ्लूइड मैकेनिक्स का टर्म है, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1, और जिसमें पार्टिकल का साइज क्या होगा बोल रहा है, 0.1 mm से छोटा या फिर उसके बराबर होगा, उसके लिए फॉर्मूला दिया है वो। उसके अंतर्गत भी दो कंडीशन होंगे, जब आपका सी डी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग गिवन होगा, और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा जब सी डी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग गिवन नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। हम लोग लेमिनार फ्लो के लिए पढ़ रहे हैं स्टोक्स लॉ, ठीक है ना, लेमिनार फ्लो के लिए पढ़ रहे हैं, और ये स्टोक्स लॉ के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, तो सेटलिंग वेलोसिटी निकालेंगे। और इसमें क्या है कि रेनॉल्ड नंबर 1 से लेस होगा और पार्टिकल का साइज क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0.1 mm होगा। तो उसमें दो कंडीशन देख रहे हैं कि जब कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग गिवन होगा क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला बन के निकल आएगा वी एस यानी सेटलिंग वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 g-1 GD/CD, 4/3 g-1 GD/CD। जी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब तो पता होगा। स्मॉल जी मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। डी मतलब पार्टिकल का साइज mm में होगा, और सी डी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग होगा। और सेकंड कंडीशन जो देख रहा है उसमें बोला गया है कि अगर गिवन नहीं होगा, सी डी गिवन नहीं होगा तो सी डी पहले निकालना पड़ेगा। सी डी इज इक्वल टू होता है 24 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर। इसको याद रख सकते हो कि कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कैसे निकालते हैं, तो 24 डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड नंबर से निकालते हैं। अब रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े थे, इनर्शिया फोर्स डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स, यही होता था ना रेनॉल्ड नंबर। इनर्शिया फोर्स मतलब रो वी डी, और विस्कस फोर्स मतलब म्यू। म्यू क्या होता है आपका, म्यू जो होता है वो क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी होता था ना, डायनेमिक विस्कोसिटी होता था। ठीक है, तो वही चीज है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू को आप कहाँ पर पुट करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग में पुट करोगे। अब उसके बाद फिर इस सी डी का वैल्यू कहाँ पर पुट करोगे, इस ऊपर के इक्वेशन में, चाहो तो इक्वेशन 1 नाम दे दो, तो इस इक्वेशन 1 में सी डी का वैल्यू पुट करोगे, तो उसके बाद मॉडिफाइड फॉर्मूला निकल के आएगा, वी एस इज इक्वल टू g/18 g-1 डी स्क्वायर रो डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है ना, रो मतलब डेंसिटी है आपका,
म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी के टर्म में फॉर्मूला निकल गया। इसी को काइनेमेटिक विस्कोसिटी के टर्म में लिखना चाहो तो नीचे में उसको फिर से मॉडिफाइड किया है। हम लोग जानते हैं ना कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाई रो होता है। ठीक है, ये क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी, वही चीज है। तो यहाँ पर उसको पुट कर दिया है। ठीक है ना। तो ये और ये हट जाएगा और उसके जगह में क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। तो G/18 G-1 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू आ गया। ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो इतना आपको समझ में आ गया है कि जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है वो पार्टिकल्स के साइज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिख रहा है ना लास्ट वाले फॉर्मूला से, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में देखेंगे अब। सेडिमेंटेशन टैंक मतलब जिसमें आपका सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है वो टैंक जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक इंटरमिटेंट टैंक हो सकता है, एक कंटिन्यूअस टैंक हो सकता है। इंटरमिटेंट टैंक मतलब उसका साइज छोटा है, लेंथ छोटा है, जिसके कारण वहां पर पानी क्या है, रेस्ट है अवस्था में है, मतलब स्टे है ना, समझ में आ गया ना, रेस्ट पोजीशन में है। और जबकि सेकंड जो है कंटिन्यूअस टैंक है, जिसमें पानी कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है, या फिर जो टैंक का लेंथ है वो बहुत लंबा है। ठीक है, तो ट्रेवल जो वाटर का ट्रेवलिंग लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण वो पानी कंटिन्यूअस फ्लो होगा। तो कंटिन्यूअस टैंक इसलिए बोलते हैं उसको। और ऊपर वाला क्या था, इंटरमिटेंट टैंक था। ठीक है, अब ये टैंक जो होता है उसका शेप कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर हो सकता है। ठीक है, अब इस टैंक के डिजाइन कंसेप्ट को देखते हैं। तो ये मान लेते हैं सेडिमेंटेशन टैंक सामने में आपको दिख रहा है, उसका हाइट को मैं h मान लिया हूँ और लेंथ को अगर l मान लिया गया है। और विड्थ जो नहीं दिख रहा है आपको, 3D अगर बनता तो दिखता, विड्थ अगर ये इस डायरेक्शन में होता विड्थ, जो कि b होता। ठीक है ना, ऐसा कुछ विड्थ होता ना सेडिमेंटेशन टैंक का। तो ये क्या हो गया, b एज्यूम कर लिए हैं। अब उसके बाद कुछ फॉर्मूला निकल के आएंगे, उसको याद रखना है आपको। फ्लो वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी मतलब जो पानी जो सेडिमेंटेशन टैंक में फ्लो हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बोल सकते हैं, तो वो जो फ्लो वेलोसिटी है वो कैसे निकल के आएगा, Q डिवाइडेड बाई BH। Q क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा पानी का, और B क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा टैंक का, और H क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो Q डिवाइडेड बाई BH समझ में आ रहा है ना, B कहाँ पर है, डायग्राम समझ आ रहा है, विड्थ और हाइट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और डिवाइड होगा Q के साथ। तो Q डिवाइडेड बाई BH करने से आपको कौन सा वेलोसिटी निकल के आएगा, फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी को VH से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर में हम लोग सेटलिंग वेलोसिटी निकालने का तरीका भी देख चुके हैं। अब देख रहे हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट या फिर सरफेस लोडिंग रेट, जिसको V0 से रिप्रेजेंट किया गया है। और V0 कैसे निकलेगा, तो Q डिवाइडेड बाई BL से निकलेगा। दोनों को याद रखना। ऊपर वाला क्या था, Q डिवाइडेड बाई BH था, जिससे फ्लो वेलोसिटी निकल रहा था। जबकि सरफेस ओवरफ्लो रेट कैसे निकलेगा, तो सरफेस ओवरफ्लो रेट Q डिवाइडेड बाई BL से निकलेगा। ठीक है, अब उसको डायग्राम में समझते हैं। Q डिवाइडेड बाई BL, देखो B जो है आपका विड्थ हो गया, और जबकि L क्या हो गया, वो लेंथ हो गया। ठीक है ना, तो कौन सा क्रॉस सेक्शन होगा, समझ में आ गया, नीचे वाला। अब देखना डायग्राम में, ये एक दिख रहा होगा V जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना, इसको V0 बोलेंगे एक्चुअली में। यही आपका क्या हो जाएगा, ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्लो होगा वो सरफेस ओवरफ्लो रेट होगा। ठीक है, जबकि नीचे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो V होगा वो सेटलिंग वेलोसिटी होगा। ठीक है ना, पार्टिकल जिस रेट से सेटल होता है उसी को बोलते हैं ना सेटलिंग वेलोसिटी। और जबकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो रेट बोलते हैं, या फिर लोडिंग रेट, सरफेस लोडिंग रेट बोलते हैं। आगे समझ में, तो वही चीज है, सरफेस लोडिंग रेट होगा Q डिवाइडेड बाई BL होगा। और सेटलिंग वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, सरफेस ओवरफ्लो रेट से या फिर सरफेस लोडिंग रेट से हमेशा कम होगा, या फिर उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर उसके ज्यादा हो गया तो कभी भी पार्टिकल सेटल ही नहीं होगा। क्यों, ऊपर में फिर से देखते हैं। सरफेस ओवरफ्लो रेट मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो उस फ्लो से सेटलिंग वेलोसिटी या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, किसके कंपैरिजन में, ओवरफ्लो रेट के कंपैरिजन में, एक मिनट, ओवरफ्लो रेट अगर ज्यादा हो जाएगा, ओवरफ्लो रेट अगर ज्यादा हो जाएगा किससे, सरफेस, इससे, सेटलमेंट से। यहाँ पर शायद मैं थोड़ा गलत लिख दिया हूँ। यहाँ पर लिखना था कि सेटलिंग वेलोसिटी जो होता है वो या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा। ठीक है ना, सेटलिंग वेलोसिटी या तो ज्यादा होगा या तो बराबर होगा।
ठीक है ना, किससे, सरफेस ओवरफ्लो रेट से, तभी ना वो सेटल हो पाएगा पार्टिकल। तो ओवरफ्लो रेट जो भी है उससे या तो ज्यादा होगा सेटलिंग वेलोसिटी या तो उसके बराबर होगा, तभी पार्टिकल सेटल हो पाएगा। अगर ओवरफ्लो रेट ज्यादा हो जाएगा, सोच के देखो, ओवरफ्लो रेट जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो फ्लो है वो ज्यादा हो जाएगा सेटलिंग वेलोसिटी से, तो पार्टिकल सेटल होने में या तो दिक्कत जाएगा या तो नहीं होगा, है ना। तो वही चीज है और कुछ नहीं, तो यहाँ पर सुधार लेना थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं डिजाइन पैरामीटर्स। डिजाइन पैरामीटर्स सेटलिंग सेडिमेंटेशन टैंक का, तो इसमें ओवरफ्लो रेट कितना होना चाहिए। ओवरफ्लो रेट, इस पॉइंट को याद रखना, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए ओवरफ्लो रेट 500 से 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए ओवरफ्लो रेट कितना होगा, तो 500 से 750 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होगा। जबकि सेडिमेंटेशन टैंक विद कोगुलेशन के लिए वही आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के लिए कितना हो जाएगा, तो 1000 से लेके 1250 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या चीज, ओवरफ्लो रेट। उसके बाद देखते हैं टू इंक्रीज द इफिशियंसी ओवरफ्लो रेट शुड बी डिक्रीज। ठीक है ना, अभी कॉमन सेंस वाला चीज है, जैसे क्या बोल रहे हैं ये, इफिशियंसी इंक्रीज होगी जब हम लोग ओवरफ्लो रेट को डिक्रीज करेंगे। ठीक है ना, ओवरफ्लो रेट ऊपर में देखो, ओवरफ्लो रेट मतलब V0 अगर आपका डिक्रीज होगा तो इफिशियंसी इंक्रीज होगी ना, मतलब सेटलमेंट अच्छे तरीके से होगा। ठीक है ना, सेटलमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, और जिसके कारण जल्दी हमारा क्या होगा, पार्टिकल प्योर होगा, मतलब पार्टिकल बैठेगा और वाटर क्या होगा, साफ होगा। तो वही चीज है, इंक्रीज द इफिशियंसी ओवरफ्लो रेट्स। यहाँ पर कुछ मतलब इंग्लिश में मिस्टेक है, हिंदी में बोल रहा हूँ उसको समझ लेना। टू इंक्रीज द इफिशियंसी मतलब इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए अपने को ओवरफ्लो रेट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। टू इंक्रीज द इफिशियंसी ओवरफ्लो रेट शुड बी डिक्रीज, नहीं सही लिखा हूँ, ओवरफ्लो रेट यहाँ पर कॉमा बस लगा लेना। तो ओवरफ्लो रेट शुड बी डिक्रीज्ड एंड स्मॉलर पार्टिकल्स कैन बी सेटल। ठीक है ना, इसका मतलब यही है कि ओवरफ्लो रेट जितना कम होगा उससे क्या होगा, जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो तो अच्छा होगा, जिसके कारण स्मॉलर पार्टिकल भी क्या होगा, स्मॉलर पार्टिकल सेटल होगा। ठीक है ना, स्मॉलर पार्टिकल भी सेटल होगा। ओवरफ्लो रेट जितना कम होगा उतना ही स्मॉलर पार्टिकल भी सेटल होने लग जाएंगे समय के साथ साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ठीक है ना, आ रहा होगा मेरे ख्याल से। फिर से एक बार रिविजन करूं क्या, देखो होता क्या है कि ओवरफ्लो रेट ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, पानी अगर ज्यादा तेजी से बहेगा तो उसके पार्टिकल जो होंगे वो सेटल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो बड़े पार्टिकल है वो कम से कम थोड़े बहुत सेटल होंगे। जब ओवरफ्लो रेट ज्यादा रहेगा तो भी बड़े पार्टिकल तो कम से कम सेटल होंगे ना अपने भार के कारण। लेकिन वही बोल रहा है कि जब ओवरफ्लो रेट कम हो जाएगा, यानी कि पानी जब कम स्पीड से बहेगा, तो उससे स्मॉलर पार्टिकल भी क्या होंगे, वो सेटल होंगे। बड़े पार्टिकल तो होंगे ही, स्मॉलर भी होंगे, बस यही है। डेप्थ डज नॉट इफेक्ट, ये पॉइंट को ना एकदम याद करके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज हो गए आप लोग। डेप्थ कभी भी इफेक्ट नहीं करता। जो सेडिमेंटेशन टैंक का जो डेप्थ होता है ना, वो इफिशियंसी को किसी भी कारण से इफेक्ट नहीं करेगा। जो इफिशियंसी है सेडिमेंटेशन टैंक का, उसको इफेक्ट नहीं करता। क्या चीज, डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पर अच्छे शब्दों में लिखा गया है कि डेप्थ डज नॉट इफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। डिटेंशन टाइम देखते हैं हम। अच्छा, ये डिटेंशन टाइम क्या होता है। डिटेंशन टाइम मतलब वही पानी के जो पार्टिकल होते हैं उसके अपर सरफेस से बॉटम में बैठने तक के समय को। ठीक है ना, अभी क्या है वो मतलब मोशन की अवस्था में है। ठीक है ना, रेस्ट में नहीं है। तो वही चीज बोल रहा है कि ऊपर से जो उसके पार्टिकल जितने भी हाइट में है पानी में, तो उस पार्टिकल का नीचे बैठ जाना बॉटम में जितना समय लगता है बैठने में, उसी टाइम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डिटेंशन टाइम बोलते हैं। तो इट इज द टाइम फॉर विच वाटर इज डिटेन इन द टैंक। डिटेंशन टाइम जो होता है, हम इसको निकालने के लिए वॉल्यूम जो होता है टैंक का, उसको हम लोग डिस्चार्ज से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, डिटेंशन टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक को डिवाइड करते हैं डिस्चार्ज के साथ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए डिटेंशन टाइम कितना होता है। पहले ये सोच के बताओ मेरे को, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक वैसे अभी नहीं समझ में आएगा, अभी बस याद रख लो। ठीक है ना, जब कोगुलेशन पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा अच्छे से।
अभी बस याद रख लो कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम ज्यादा होगा, और जबकि सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन का, क्योंकि इसमें कोगुलेंट्स यूज कर लेते हैं, तो जिसके कारण उसका सेडिमेंट डिटेंशन टाइम कम हो जाएगा। तो प्लेन सेडिमेंटेशन का डिटेंशन टाइम जो होता है 4 से 8 घंटे का होता है, और इसमें हम लोग बड़े पार्टिकल को रिमूव करते हैं, या फिर सस्पेंडेड इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़े थे ना सबसे पहला पॉइंट। और जबकि सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन में हम लोग फाइन ऑर्गेनिक पार्टिकल, केवल ऑर्गेनिक पार्टिकल को ही रिमूव करते हैं, और जिसमें समय कितना लगता है आपका, अगर कोगुलेंट्स का यूज नहीं करते तो बहुत ज्यादा समय लगता है, वो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक से भी ज्यादा समय लगता है, इस चीज को याद रखना। लेकिन हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में कोगुलेशन का यूज करते ही हैं, तो इसलिए क्या होता है, उसका डिटेंशन टाइम रिड्यूस हो जाता है, वो 2 से 4 घंटे का होता है। ठीक है ना। प्लेन सेडिमेंटेशन में 4 से 6 घंटा और 4 से 8 घंटा, और जबकि 2 से 4 घंटा कोगुलेशन जब यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन एडेड विथ कोगुलेशन। टू इंक्रीज द एफिशिएंसी डिटेंशन टाइम शुड बी इंक्रीज। अगर आपको एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो उसके लिए डिटेंशन टाइम ज्यादा रखना पड़ेगा ना। अब सोच के देखो, जितना ज्यादा समय तक हम लोग देंगे उतना ही क्या होगा, पार्टिकल ज्यादा सेटल होगा। समझ में आ रहा है। 10 मिनट में मान लेते हैं एक मतलब क्या बोलना चाहिए, 200 ग्राम पार्टिकल सेटल हुआ, तो वहीं अगर हम लोग 10 मिनट की जगह आधा घंटा दे देंगे तो और पार्टिकल सेटल होंगे। एक्स्ट्रा 20 मिनट में 200 ग्राम जितने पार्टिकल सेटल हुए थे उससे और ज्यादा पार्टिकल सेटल होंगे। तो वही चीज है ना, जितना ज्यादा डिटेंशन टाइम दोगे तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगा। ठीक है ना, पार्टिकल सेटल होगा तो इंक्रीज होगा इफिशियंसी। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि फॉलोइंग, सॉरी फ्लोइंग, फ्लोइंग थ्रू पीरियड क्या होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, फ्लोइंग थ्रू पीरियड क्या होता है। पीरियड मतलब तो एक ऐसा कोई काल होगा, समय होगा, ठीक है ना, किसका, फ्लो का। तो क्या होता है एक्चुअली में, सेडिमेंटेशन टैंक में इनलेट और आउटलेट किसका, फ्लो ऑफ वाटर का। तो दोनों के बीच में जितना इनलेट से आउटलेट तक का समय लगा है ना, उसी को फ्लोइंग थ्रू पीरियड बोलते हैं। तो वही लिखा है, तो इट इज द एक्चुअल एवरेज टाइम, इट इज द एक्चुअल एवरेज टाइम टेकन बाय द वाटर टू पास थ्रू द सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक से पास होने का एक्चुअल एवरेज समय होता है ये। ठीक है ना, एक्चुअल एवरेज टाइम टेकन बाय द वाटर टू पास थ्रू द सेडिमेंटेशन टैंक, एंड इट इज ऑलवेज लेस देन डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम ऊपर देखिए, डिटेंशन टाइम से हमेशा ये क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और कम होना भी चाहिए, तभी इफिशियंसी अच्छी रहेगी। तो इट इज ऑलवेज लेस देन द डिटेंशन टाइम। उसके बाद फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी इट इज द रेशियो ऑफ फ्लो थ्रू पीरियड एंड डिटेंशन टाइम। दोनों ऊपर में पढ़ चुके हैं, फ्लो थ्रू पीरियड क्या होता है, डिटेंशन टाइम क्या होता है। दोनों के रेशियो को बस मतलब परसेंट निकालना है, दोनों का रेशियो निकाल के मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी हमेशा वेरी करता है आपका 25 से 50%। ठीक है ना, क्योंकि डिटेंशन टाइम हमेशा ज्यादा होगा और ओवरफ्लो मतलब जो फ्लोइंग थ्रू पीरियड है वो कम होता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो इसके कारण 25 से 50% तक होता है, हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी। ठीक है, आगे बढ़े। डिजाइन वैल्यूज है कुछ, ठीक है, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है और इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। मतलब जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है ना, उसका जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक विड्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक के 4 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा है, लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक। फ्लो वेलोसिटी नॉर्मली जो हम लोग लेते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में, हमारी जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो 0.3 मीटर पर मिनट होती है। फ्लो वेलोसिटी 0.3 मीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, फ्लो वेलोसिटी वही ऊपर में पढ़े थे ना, वी एच से रिप्रेजेंट करते थे उसको, फ्लो वेलोसिटी। ठीक है ना, जितना कम फ्लो वेलोसिटी होगा या फिर जितना कम ओवरफ्लो रेट होता था उतना ही ज्यादा इफिशियंसी भी होता था। ठीक है ना, फ्लो वेलोसिटी को भी उसी से रिलेट कर सकते हैं। फ्लो वेलोसिटी कितना होना चाहिए आपको यहाँ पर बता रहा है, तो 0.3 मीटर पर मिनट से मतलब इसी के आसपास होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए या फिर इसी के बराबर होना चाहिए। 0.3 मीटर पर मिनट होना चाहिए फ्लो वेलोसिटी नॉर्मली। उसके बाद मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होता है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड जो होता है टोटल अमाउंट ऑफ दी फ्लो फ्रॉम द टैंक विद इन 24 आवर। मतलब 24 घंटे में जितना अमाउंट में पानी फ्लो हुआ उस सेडिमेंटेशन टैंक से, उसी को उसका मैक्सिमम डेली डिमांड बोलते हैं। एक दिन में टोटल जितना पानी फ्लो हुआ, तो टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर फ्लो फ्रॉम द टैंक
विद इन 24 आवर्स, उसी को हम लोग मैक्सिमम डेली डिमांड बोलते हैं। लेंथ ऑफ टैंक निकालने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो लेंथ ऑफ टैंक कैसे निकालेंगे, फ्लो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी उसका फ्लो वेलोसिटी गिवन है उससे, तो फ्लो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इंटू डिटेंशन टाइम कर देना, तो उससे आपको लेंथ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक निकल के आ जाएगा। तो पहले पॉइंट में रिलेशन बताया था कि विड्थ ऑफ दी टैंक से 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द टैंक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस वाले पॉइंट में क्या बता रहा है कि लेंथ ऑफ द टैंक जो होता है फ्लो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई डिटेंशन टाइम से निकाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि मैनुअली क्लीनिंग स्लज स्टोरेज टैंक, मतलब जब हम लोग मैनुअली क्लीनिंग करेंगे स्लज स्टोरेज टैंक को अपने, तो जो स्लज स्टोरेज है वो 0.8 से लेके 1.2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जो स्लज स्टोरेज है वो 1.2 या फिर 1.2 मीटर तक हो गया, ठीक है ना, तो उसको साफ कर लेना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो मैनुअली, क्योंकि हम लोग को क्लीन करना है तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। ये नहीं समझ में आया क्या, डायग्राम ऊपर से समझाता हूँ। देखो ऊपर में मैं डायग्राम बताया था, ये आपका क्या था, टैंक था, सेडिमेंटेशन टैंक। ये नीचे में आपका क्या दिख रहा है, स्लज दिख रहा है। तो इसी का जो हाइट है वो नीचे में दिया गया है नोट में कि ये जो हाइट है आपका 0.8 मीटर या फिर 1.2 मीटर तक हो या फिर उससे कम हो, तो हमको क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, स्लज को रिमूव कर लेना चाहिए, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन टैंक के किस केस में, मैनुअली क्लीनिंग के केस में, जब हम लोग खुद से क्लीन कर रहे हैं तब के केस में, ठीक है। इस प्रकार से आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।